हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तुषार.एजुकेशन पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में होने वाले एलएलबी और बीए एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, और जहां पे मैं आपसे बात करूंगा लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपको पता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन से, और बीए एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम में कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन से। तो दोनों ही कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने कुल 20 प्रश्न बता रखे हैं, और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा आपसे कि यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके एडमिशन तक आपके साथ रहेगा और आपके काउंसलिंग से संबंधित, आपके रिजल्ट से संबंधित जो भी अपडेट्स रहेंगी वो सारा अपडेट मैं लेके आता रहूँगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी वहाँ पे कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर इसको हिंदी में भी बताइए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेन किया था। तो आप यदि आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर होंगी। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि आप चाहे हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आएँ। तो आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो यहाँ पे मैंने बात की थी आपसे क्वेश्चन नंबर 20 तक, तो यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 21 से आगे। तो देखिए, जो 21 नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस सेंटेंस कैन बी पोस्टपोन्ड इन केस ऑफ। देखिए 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्युदंड की सज़ा को भी पोस्टपोन किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। तो वो कौन कौन से कंडीशन है? तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हैं जिन कंडीशन में आपके डेथ सेंटेंस को पोस्टपोन किया जा सकता है, मृत्युदंड की सज़ा को स्थगित किया जा सकता है। पहला है कि पॉसिबिलिटी ऑफ अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। यदि पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सके तो उस कंडीशन में आपके मृत्युदंड की सज़ा पोस्टपोन हो सकती है। और दूसरा कंडीशन है कि इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन, यदि किसी महिला को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, डेथ सेंटेंस सुनाया गया है और वो प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में भी जो डेथ सेंटेंस है वो पोस्टपोन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डिफाइंस मर्डर, यानी कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है जो हत्या को डिफाइन करती है? तो सेक्शन 300 यानी कि धारा 300 जो है वो हत्या को डिफाइन करती है, यानी कि आईपीसी की धारा 300 ये बताती है कि हत्या क्या है। तो ये धारा 300 में हत्या को डिफाइन किया गया है। वही हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो विच सेक्शन ऑफ आईपीसी पनिशेस मर्डर, यानी कि कौन सी धारा है जिसमें हत्या करने वाले के सज़ा की बात की गई है? तो वो है सेक्शन 302 यानी कि 302। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में हत्या करने वाले के सज़ा के बारे में प्रावधान दिया गया है। अब आगे हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24 नंबर एक क्वेश्चन में पूछा गया है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ गर्ल अंडर, और आगे ब्लैंक है, इज रेप इवन इफ सी हैड गिवन हर कंसेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप, और इसका आंसर भी साथ में देख लेते हैं, फिर दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका आंसर होगा 18 ईयर्स। जो ब्लैंक यहाँ पे दिया है आप इसको यहाँ पे 18 ईयर्स फिल कर देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि यदि आप 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा, इवन इफ सी हैड गिवन हर कंसेंट। और यहाँ तक कि यदि उसने अपनी सहमति भी दे रखी है फिर भी वो रेप की कैटेगरी में आएगा यदि आपने 18 वर्ष से कम लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है या फिर किसी ने भी किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा गया है अ वोमन इन इंडिया ऑन होम द रेप इज कमिटेड इज कॉल्ड, यानी कि भारत में जिस महिला के साथ रेप किया गया है उसको क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसिक्यूट्रिक्स और इसको हिंदी में बोला जाता है अभियोक्त्री।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, अ मैरिड मैन कमिट्स एडल्ट्री इफ ही हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एन। तो इसका आंसर देख लीजिए, मैरिड वोमैन एक्सेप्ट हिज वाइफ। और साथ में इसको एक्सप्लेन करते हैं कि यदि किसी पुरुष ने, शादीशुदा पुरुष ने अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी शादीशुदा महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो उसको एडल्ट्री बोलते हैं, परिस्त्रीगमन बोलते हैं हिंदी में इसको। तो ये एडल्ट्री का अपराध होता है यदि किसी शादीशुदा पुरुष ने अपनी पत्नी के अलावा किसी शादीशुदा महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो समटाइम्स अ पर्सन हिमसेल्फ डज नॉट कमिट एन ऑफेंस, ही हेल्प्स और एड्स अनदर पर्सन ही इज गिल्टी ऑफ। इसका आंसर देखिए, अबेटमेंट। और साथ में दोनों को एक्सप्लेन कर देते हैं। अबेटमेंट का मतलब होता है उकसाना, प्रेरित करना अपराध करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि समटाइम्स, कभी कभी कोई व्यक्ति अपराध जो है खुद नहीं करता बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करता है, उकसाता है कि वो अपराध करे। तो लॉ ऑफ क्राइम में इसको क्या बोला गया है, वो किस चीज़ का दोषी है, तो वो अबेटमेंट का दोषी है, वो उकसाने का दोषी है किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए। तो अबेटमेंट का मतलब होता है उकसाना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो अ क्राइम ऑफ अनलॉफुली डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी बाय फायर इज कॉल्ड आर्सन। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा अपराध जो अवैधानिक तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति के संपत्ति को डैमेज करना या फिर उसको डिस्ट्रॉय करना, किसके द्वारा, तो वो आग के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्सन यानी कि आगजनी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो द क्राइम ऑफ अराउजिंग हेटर्ड और कंटेम्प्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेडिशन। इस क्वेश्चन का मतलब है कि द क्राइम ऑफ अराउजिंग हेटर्ड यानी कि भारत सरकार के खिलाफ अफवाह फैलाना, गलत चीज़ों को फैलाना, ये किस अपराध की कैटेगरी में आता है, तो इसको बोलते हैं सेडिशन, राजद्रोह बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो टू बेट्रे अ नेशन इज एन ऑफेंस एंड पनिशेबल विद दैट इज ट्रेसन। अब देखिए जो पिछली क्वेश्चन हमने बताई आपको, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने बात की कि यदि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हेटर्ड यानी कि अफवाह फैलाते हैं तो आप उस सेडिशन बोलते हैं, उसको राजद्रोह बोलते हैं। लेकिन यदि आप अपने देश के खिलाफ गलत चीज़ों का दुष्प्रचार करते हैं, गलत चीज़ों को करते हैं अपने देश के खिलाफ, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रेसन। और इसकी जो सज़ा हो सकती है एंड पनिशेबल विद डेथ, इसकी सज़ा मृत्यु दंड भी हो सकती है। तो ट्रेसन को हिंदी में बोलते हैं देशद्रोह। यदि आप देशद्रोह का अपराध करते हैं तो आपको सज़ा के रूप में मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो ये सेडिशन, राजद्रोह और देशद्रोह के अंतर को आप समझ लेंगे। 29 नंबर के क्वेश्चन को और 30 नंबर के क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। यदि आप अपने देश के खिलाफ अपराध कर रहे हैं तो उसको राजद्रोह बोलेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ अपराध कर रहे हैं तो उसको सेडिशन बोलेंगे, राजद्रोह बोलेंगे। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो द ऑफेंस ऑफ असॉल्ट अंडर द इंडियन पेनल कोड इज कोडिफाइड इन 351 सेक्शन 351 में हमला के बारे में बात की गई है। द ऑफेंस ऑफ असॉल्ट यानी कि हमला के अपराध के बारे में बात की गई है भारतीय दंड संहिता के धारा 351 में। अब देखिए जो आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं इस क्वेश्चन के। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, थेफ्ट इज एन ऑफेंस रिलेटिंग टू, जो चोरी का अपराध है वो संबंधित है तो मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, केवल जो चल संपत्ति है मूवेबल प्रॉपर्टी है उसी को चुराया जा सकता है। तो जो थेफ्ट इज एन ऑफेंस, जो चोरी का अपराध है संपत्ति है, संबंधित है केवल चल संपत्ति से, मूवेबल प्रॉपर्टी से। अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। थेफ्ट इज एन ऑफेंस रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, केवल चल संपत्ति से संबंधित है चोरी का अपराध। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो अ डकैती रिक्वायर्स एटलीस्ट ब्लैंक दिया गया है आर मोर पर्सन। देखिए एक डकैती के अपराध के लिए कम से कम 5 व्यक्ति का होना जरूरी है। कम से कम 5 व्यक्ति, 5 से अधिक हो सकते हैं लेकिन कम से कम 5 होना चाहिए, तभी डकैती का अपराध जो है वो हो सकता है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, उसमें पूछा गया है सेक्शन 195A आईपीसी रिलेट्स टू, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 195A किससे संबंधित है? तो थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, यानी कि किसी भी व्यक्ति को धमकाना, किस चीज़ के लिए? टू गिव, देने के लिए, फॉल्स एविडेंस यानी कि गलत एविडेंस यानी कि सबूत देने के लिए धमकाना। ये किस धारा में है आईपीसी के? तो सेक्शन 195A यानी कि धारा 195A में है, थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है क्रुएल्टी टू अ वुमन बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड इज डिफाइंड अंडर 498, यानी कि 498A में क्या है? आईपीसी की धारा 498A में किस बात की चर्चा की गई है, किस बात को बताया गया है? तो किसी भी महिला के साथ उसके पति के द्वारा या पति के संबंधियों द्वारा क्रुएल्टी का अपराध यानी क्रूरता का अपराध किया गया है, तो उस चीज़ को डिफाइन किया गया है सेक्शन 498A में। आईपीसी की धारा 498 में ये बताया गया है किस चीज़ को? तो क्रुएल्टी टू वुमेन, एक महिला के साथ क्रूरता का अपराध, किसके द्वारा? तो बाय हस्बैंड, उसके पति के द्वारा, और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड या फिर उसके पति के संबंधियों के द्वारा। डिफाइंड अंडर, ये किस धारा में डिफाइंड है? तो 498A 498A में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो फुल फॉर्म ऑफ FIR इज, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा FIR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बड़े ही ध्यान से लिख लीजिएगा इसको, चीज़ों को, कि FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो बर्डन ऑफ प्रूफ इन एनी क्रिमिनल केस लाइज ऑन द, इस क्वेश्चन का मतलब है कि बर्डन ऑफ प्रूफ, जो सबूत देने का भार होता है, वो किसके ऊपर होता है क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत? तो प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोग पक्ष के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ का जो है क्रिमिनल लॉ के अंदर देने का जो है दायित्व होता है, वो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, अभियोग पक्ष के ऊपर होता है। ठीक है, अब हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ही अच्छे तरीके से समझिएगा। अ हस्बैंड इन इंडिया इज ओब्लाइज्ड टू मेंटेनेंस हिज डाइवोर्स्ड वाइफ अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC 1973। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़े ही अच्छी तरीके से सुनिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हस्बैंड इन इंडिया यानी कि जो भारत में पति है, इज ओब्लाइज टू मेंटेनेंस हिज डाइवोर्स्ड वाइफ, यानी कि अपनी डाइवर्स तलाकशुदा पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए दायित्वाधीन है अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, यानी कि CRPC की धारा 125 के अंतर्गत भारत में ऐसा कानून है कि एक पति अपनी तलाकशुदा पत्नी को भी मेंटेनेंस देने के लिए क्या है? बाध्य है। कब तक? तो टिल सी गेट्स रीमैरिड, जब तक कि वो दोबारा शादी नहीं कर लेती है किसी अन्य व्यक्ति से। ठीक है, तब तक वह पति बाध्य है कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को मेंटेनेंस दे। अब यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए निकल के आते हैं? तो देखिए, सबसे पहला तो यही है कि किस CRPC का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो CRPC का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि CRPC की किस धारा में मेंटेनेंस की बात की गई है? तो सेक्शन 125 में 125 में मेंटेनेंस की बात की गई है। अब इसका जो तीसरा आंसर है कि CRPC का ईयर भी पूछ सकता है, तो 1973 भी आप ध्यान में रखेंगे। और कब तक वह पति जो है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देता रहेगा? तो टिल सी गेट्स रीमैरिड, जब तक कि उसकी दोबारा शादी नहीं हो जाती है किसी अन्य व्यक्ति के से, तब तक वह मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो इन लॉ अ मैन इज प्रीअज्यूम्ड टू बी डेड इफ ही इज नॉट हर्ड ऑफ एज अलाइव फॉर। देखिए, जो कानून है, जो विधि है, उसमें यदि किसी व्यक्ति के बारे में 7 साल तक कोई अता पता नहीं है कि वो व्यक्ति कहाँ है, या उसके सगे संबंधियों को, उन व्यक्तियों को भी नहीं पता है जिनको पता होना चाहिए था उसके होने का, उनको भी पता नहीं है, और ऐसा 7 साल बीत चुका है, तो ऐसा मान लिया जाता है लॉ के अंदर कि वह व्यक्ति जो है मर चुका है, वो व्यक्ति है वो मर चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 39
का आंसर होगा 7 ईयर्स, यानी कि 7 ईयर तक, 7 साल तक किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है तो विधि के अंदर उसको मरा हुआ मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा 7 ईयर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके लिए, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नोट्स बनाइए और एग्जाम के टाइम पे आप इसको बार बार रिवीजन करिए, रिवाइज करके एग्जाम में जाइए, आपको निश्चित ही फायदा होगा। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे मिलेंगे जहाँ पे मैं बात करूंगा आपसे क्वेश्चन नंबर 40 से आगे की बात मैं करूंगा। तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा जिससे आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले। और आप मेरे चैनल पे विजिट करके अन्य इंपॉर्टेंट वीडियोस भी देख सकते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। वो सारी की सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी।